महत्वपूर्ण युद्ध देखो, पृथ्वीराज चौहान जो राजस्थान है, राजस्थान के मध्य एकदम सेंटर में ये है अजमेर। अजमेर का दुर्ग जो मैंने आपको बताया था अजयराज चौहान में, ये चौहानों का क्रम है, वासुदेव, उसके अलावा अजयराज, अणोराज, विग्रहराज, ये प्रमुख इनके जो राजा हुए थे चौहानों में, उनके बारे में उल्लेख है। इसके अलावा जो अपन चर्चा कर रहे हैं अजमेर के आसपास जो उत्तरी साइड में थे, ये थे आपके बंडानक जाति। ये सतलज के किनारे रहने वाली एक मात्र जाति थी, ठीक है। सतलज नदी के किनारे रहने वाली एक जाति थी जो लाहौर के आसपास या यहाँ आसपास रहती थी, जो आगे चलते बढ़ते हुए राजस्थान के जो बयाना, भरतपुर, अलवर, धौलपुर यहाँ तक आके डट गई थी। जब इसका पता पृथ्वीराज को लगा तो ये अपने सेनापति भुवनमल के साथ गया और इन्हें दबा दिया, इनके विद्रोह को दबा दिया और इन्हें कुचल दिया। और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो एक महत्वपूर्ण सेनानायक के रूप में उभर के आए और इनकी जो सीमा थी वो सतलज नदी तक जाके बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वहां तक इनको खदेड़ दिया था। इसके अलावा देखो नदियों का मैंने आपको कई बार क्रम भी बताया है कि से और यहाँ सबसे ऊपर, भारत के सबसे ऊपर की जो नदी है वो है सिंधु। कई बार ये एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत में नदियों का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर है सिंधु नदी, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ये सिंधु नदी जो चीन से निकलती है, भारत के जो जम्मू कश्मीर से टच करती हुई फिर पाकिस्तान में बहती है, ये पाकिस्तान की महत्वपूर्ण नदियों में है, भारत की महत्वपूर्ण नदियों में आती है। उसके बाद झेलम, जहां तक सिकंदर आया था, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट है चिनाब नदी, जहां पे चिनाब नदी के तट पर जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल मिले अपने को। उसके बाद में रावी, जहां पर रावी नदी के आसपास जो अपना देखा होगा हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा प्रमुख नगर है वो रावी नदी के तट पर है। उसके बाद में सतलज, ये सतलज नदी जो अपने आगे चलकर इंदिरा गांधी नहर का जो उसको सहयोग देती है, उसको जल देती है, ये सतलज। और उसी के जस्ट नीचे है व्यास। ये प्रमुख नदियां भारत की, ठीक है, इनको याद रखने का, ठीक है, से, ठीक है, हमेशा याद रखना, कई बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे ये सतलज नदी के किनारे रहने वाली एक जाति थी जिसका नाम था भंडारा। एक बार अपन देख लेते हैं इनके चारों बार प्रमुख दुश्मन कौन थे पृथ्वीराज के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो भंडारा जाति और इनके जस्ट बाद में जो थी वो थे महोबा के चंदेल शासक थे जिनका नाम था परमर्दिदेव। ये चंदेल थे। इनके बारे में जो ये है ना, ये चंदेल थे। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरे महत्वपूर्ण शासक थे इनमें थे कि ये महोबा के अलावा यहाँ पे कन्नौज के थे गेडवाल, जिनका नाम था जयचंद गेडवाल। इनके अलावा जो कन्नौज के बाद में यहाँ पे जो थे गुजरात का जो था भीमदेव, ये सोलंकी वंश का था, चंदेल वंश का था। उसके अलावा यहाँ पे अपन और पढ़ेंगे जिनका संघर्ष, यहाँ पे आबू की राजकुमारी थी, आबू की परमार राजकुमारी थी। यहाँ परमार वंशियों का शासक था, परमार राजकुमारी थी, जिसका नाम आगे अपन पढ़ेंगे, जिसके कारण इनका युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये अपन एक बार और बता देते हैं कि एक खास बात कि इनको ये जो राजपूतों की उत्पत्ति का जो है, इनकी एक ट्रिक है जिनका नाम है प्रचापचो। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, प्रचापचो, ये हमेशा याद रखो, ये कई बार पूछी जाती है राजपूतों की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है, तो उन्हीं में आती है। सबसे पहले जो उत्पन्न हुए वो प्रतिहार, उसके बाद चालुक्य, उसके बाद जो है परमार और उसके बाद है चौहान, ठीक है। इस प्रकार से कई बार पूछी जाती है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमुख जातियां थी इन्हीं के बारे में पूछी जाती है। जो यहाँ पे है ये सोलंकी जो चालुक्य वंश है, इन्हीं में से है, इनका दूसरा नाम है, ठीक है। और ये प्रमुख जातियां थी। अब इनके साथ युद्ध कैसे कब हुआ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। भंडारक जाति जो थी, इनके विद्रोह को दबाया था, ये 1182 में दबाया था, 1182 में। क्योंकि ये आपने देखा होगा जब 1100
या 77 में राजगद्दी को प्राप्त करता है। मात्र 5-6 साल बाद में ही ये युद्ध पे उतर आता है और यहाँ पे ये सबसे पहले इसकी बहुत बड़ी सफलता थी भंडारनाथ को दबाना, और इसकी राज्य की जो सीमा थी वो काफी लंबी, महत्वपूर्ण, काफी सीमा का काफी विस्तार हो गया। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि महोबा जो था, यहाँ पर परमर्दी देव चंदेल और इनके जो प्रमुख सेनापति थे जिनका नाम था आला और उदल। ठीक है, अपन राजस्थानी में कौन क्या करे, अलिया और उदल जड़ा गना करता। तो इस हिसाब में अपन ध्यान रखना है कि आला और उदल, आला वे उदल इनके प्रमुख सेनापति थे। इतिहास में इनका नाम कई बार आता है, गोरा और बादल, आला और उदल, है ना। उसके अलावा जेता और कुंपा, है ना। तो नाता और पुंजा ये जोड़े हैं। ये जोड़ा कटी न कटी बहुत कांड गिरोड़ा है ना, हमेशा ही नाम याद आया करे। तो यहीं पे आला और उदल ये परमर्दी देव के महत्वपूर्ण शासकों में थे, अतः ये महत्वपूर्ण सेनापतियों में थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के इस युद्ध में, महोबा के युद्ध, इसे तुमुल का युद्ध भी कहते हैं, महोबा के युद्ध को तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। और ये भी 1182 में हुआ था और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान उभर के आया और अपनी शक्ति का विस्तार किया। और यहीं से आगे चलकर यहाँ पर ये आबू के परमार राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचनी देवी। अब इंचनी देवी की इच्छा नहीं, इच्छा यह है कि अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान है ई पर दिल आयो, लेकिन एक दिल भीमदेव का आयो। भीमदेव की हो कि मैं इंचनी हूं, इंचनी की इच्छा रखूं। इंचनी देवी ये परमार राजकुमारी थी और इस पर भीमदेव का दिल आया था, लेकिन इंचनी पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी। अतः इसने आगे चलकर पृथ्वीराज को अपना लिया और पृथ्वीराज इससे विवाह करके निकल गए। अतः भीमदेव नाराज हो गया। इस भीमदेव से पृथ्वीराज चौहान की अन्य और भी दुश्मनी थी। वो किस प्रकार से थी? वो इस प्रकार से थी क्योंकि भीमदेव ने इसके पिता सोमेश्वर की हत्या की थी। इनके पिता सोमेश्वर की हत्या की थी। अतः भीमदेव ने यह आगे चलकर इंचनी देवी के कारण इनके बीच में युद्ध हुआ और ये युद्ध गुजरात और अजमेर और गुजरात के मध्य युद्ध हुआ जो 1184 में हुआ। वो 82 में थे, 82 में भंडारनाथ को दमन, 82 में महोबा या तुमुल का युद्ध जिसमें आला और उदल मारे गए, और उसी के बाद में गुजरात और अजमेर के मध्य जो युद्ध हुआ था भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में, वो 1184 में हुआ था। उसके बाद कन्नौज जो एक क्षेत्र था वो यूपी में पड़ता है और ये चंदेल गेडवाल वंश का था। ये कन्नौज वही है जहाँ पे हर्षवर्धन शासन करता था, जहाँ वर्धन वंश की स्थापना हुई, जो भारत का संपूर्ण उत्तरी भारत का एक मुख्य पॉइंट था। और यहीं पर उनके जब हर्ष की मृत्यु के बाद जब उसकी कोई संतान नहीं थी तो वहां पर जो ये गुर्जर प्रतिहार थे जिनके लिए इस कन्नौज के लिए ये मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ करता था। तो इसी को जीतने के लिए 100 वर्ष का एक विशाल युद्ध हुआ था जिसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल आदि कई शासकों ने भाग लिया था। और उन्हीं में से जो नागवर द्वितीय है उसने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और इस प्रकार से यहाँ प्रतिहारों का राज्य हुआ। और उन्हीं प्रतिहारों की जो संतानें आगे चलकर यहाँ पे गेडवाल वंश के नाम से प्रचलित शाखा हुई। और ये कहीं ना कहीं गेडवाल आगे चलकर अपने जोधपुर के जो राठौड़ है उनसे भी संबंध रखते हैं। और ये जयचंद गेडवाल चौहानों के कहीं ना कहीं संबंध थे। ये इनके मासी के या बुआ के मासी के कुछ लड़के अपने भाई बहन का संबंध था। और आगे चलकर इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। और इसी के कारण इसी ने भारत के इतिहास को बदलने में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना सहयोग दिया था, ऐसा कह सकते हैं अपन, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का दिल इस पे आ गया था और इसका दिल पृथ्वीराज पे आ गया। जब इनका स्वयंवर हुआ, जब संयोगिता का स्वयंवर हुआ, तब जयचंद गेडवाल जो इससे पृथ्वीराज चौहान से नाराज था, अतः इसने इनको संपूर्ण देश के राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज की मूर्ति बनाकर जहाँ पे स्वयंवर हो रहा था वहां पर, जहाँ पैरों सारे लोगों के जो जूते चप्पलें खोलने के जो स्थान होते हैं उन्हीं पे वहां जाके उनकी मूर्ति को खड़ा कर दिया। लेकिन प्यार तो प्यार होता है, जाके इसने उनके गले में हार माला पहना दी। और इस प्रकार से
इस पृथ्वीराज चौहान को जब ये सब पता चला कि आप यार उड़ी के ये घोड़ा लेके गया और संयोगिता को अजमेर गया और फिर ये इसकी विलासिता में डूब गया। और वो इस प्रकार से डूब गया कि जब ये जयचंद गेडवाल अपनी हार को पचा नहीं पाया और इसी हार का बदला लेने के लिए इसने मोहम्मद घोरी को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद घोरी, जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन घोरी है, जिसका मूल नाम शहाबुद्दीन घोरी है। अपने को मूल नाम से क्या करना है, आगे चल के ये गजनी का शासक था, ये गजनी का शासक था। भाई गजनी की घोरी की, घोरी और गजनी हमेशा यहाँ आपस में जाकर गोरी वह जगह तो गजनी वह गजबन पानी ने चाली 20 साल वहां पर लिंक कर चाल याद रख सका कि गोरी गजनी का था। अब गोरी ने अपने पहले तो इसने भारत पे कई आक्रमण किए थे इससे पहले, ठीक है। ये भारत पर इसने गुजरात के वहां गुजरात पे भी आक्रमण किया था, लेकिन हार का भीमदेव से ये हार का मुख देखना पड़ा। आगे चलकर इसने फिर बठिंडा तबर हिंद, ये दिल्ली के आसपास बठिंडा जो है वहां पर ये आके बैठ गया और उस पर अधिकार कर लिया। बठिंडा के किले पर इसने अधिकार कर लिया, जिसे तबर हिंद भी कहा जाता है। तबर हिंद यहां पर इसने अधिकार कर लिया और इस प्रकार से बठिंडा पर अधिकार कर जब इसका पता पृथ्वीराज चौहान को लगा तो उसने तुरंत एक सेना तैयार की और इस पर अटैक कर दिया। और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो के साथ प्रथम हरियाणा करनाल जिले में हरियाणा के करनाल जिले में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन क्षेत्र का नाम है और यहाँ पर तराइन का पहला युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद घोरी की जो पृथ्वीराज चौहान के भले से जो मोहम्मद घोरी है ये पूरी तरह पराजित हुआ और इस प्रकार से बुरी तरह पराजित होकर ये भाग छूटा और ठीक एक साल बाद ये अपनी सेना तैयार करके पुनः वापस भारत पर आक्रमण किया। लेकिन ये भाई साहब जो थे इनके संयोगिता के जो प्रेम राग में डूबे हुए थे, है ना, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने आने दो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इस बार बहुत अच्छी तैयारी के साथ आया था और साथ में सलीम चिश्ती जो अपन देखेंगे अजमेर के जो चिश्ती संप्रदाय की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो भी उनके साथ आए थे और इस प्रकार से उनके आशीर्वाद से ये हरियाणा के इसी स्थान पर करनाल के इसी स्थान पर 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की सेना आराम कर रही थी तो अचानक से आक्रमण किया जिसने पृथ्वीराज चौहान पकड़ा गया और पकड़ने के बाद कई लोग उनमें फिर अलग अलग मत रहे। पृथ्वीराज चौहान की तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की सारी सेना हार गई और इसी सेना में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं कुछ जो कई विद्वान चंद्रप्रदाई खुद स्वयं लिखता है कि इसे गजनी ले जाया गया और जहां पर इनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई और आखिर में शब्दभेदी बाण, है ना, शब्दभेदी बाण चलवाया गया। और इसमें ये जो इनका चंद्रप्रदाई इनका जो शायक थे, इनका मंत्री है ना, कवि थे, उन्होंने कहा था कि 4, 5, 24 गढ़ बाप पर बैठो सुल्तान मत चूके चौहान, और इस प्रकार से उन्होंने तीर चलाया और बिना आंखों के जो मोहम्मद घोरी है उसको मार गिराया। लेकिन कुछ विद्वान इसको नहीं मानते क्योंकि इनके जो अलग अलग विद्वान हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण लोगों ने इस प्रकार से कहा था कि ये जो है इन्होंने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के कहीं ना कहीं सिक्के मिले हैं दिल्ली में, जिसपे मोहम्मद बिन शाम और पीछे लक्ष्मी की आकृति बनी हुई। तो इस प्रकार से जो ये सिक्के मिले हुए हैं इनसे पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान कुछ समय के लिए इनका वो जो इनके अधीन रहकर शासन किया था और लेकिन कहीं ना कहीं विद्रोह करने के कारण अंत में इनकी मृत्यु हो गई। और लेकिन इनकी जो पृथ्वीराज चौहान की जो छतरी है वो गजनी में बनी थी। गजनी में पृथ्वीराज चौहान की छतरी बनी हुई है जिसको वर्तमान में अभी कई कुछ इतिहासकारों के सामने साक्ष्य मिलता है कि वो यहाँ से लेके आए उनकी अस्थियों को और यहाँ पे विसर्जित की। और उसके अलावा कि जो इनका आगे चलकर एक पुत्र और था जिसका नाम था गोविंद देव चौहान, जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान एक महत्वपूर्ण जो शासक था उसकी वो कहीं ना कहीं समाप्त